जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन एकता टीवी। भारत में सबसे बड़ी संख्या वाले सामाजिक वर्ग अर्थात पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित गिनती का मुद्दा कई बार उठाया गया है, संसद के अंदर और बाहर भी। ऐसे में ओबीसी जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जागृति करने का काम वामसेफ जैसे सामाजिक संगठनों ने किया। इसी दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल का ओबीसी पर आधारित यह भाषण बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बड़े से बड़ा आदमी सोना चांदी हीरा जवाहरात थोड़ी ही खाएगा, पैसा थोड़ी ही खाएगा। खाएगा तो अन्न ही, लेकिन अन्न पैदा करने का जो सबसे ज्यादा महान काम कर रहा है। जवान भी अगर बॉर्डर पर लड़ेगा तो किसान का अन्न पैदा होगा, खाएगा तब लड़ने लायक बने। तो अन्न तो प्राथमिक आवश्यकता है और सबकी आवश्यकता है, मगर अन्न जो पैदा करने वाले लोग हैं वो गांव में रहते हैं और उनको सबसे ज्यादा समस्या में फंसाकर रखा गया। और केवल समस्या में ही फंसाकर नहीं रखा गया, इतना समस्या में फंसा दिया गया कि जो ईमानदार लोग थे उनको भी चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। किसान कितना ईमानदार था, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो आपको बता, तो पहले घर पे आते थे बनिया तराजू लेकर के फसल खरीदने के लिए, तो घर से ही खरीद के लेकर चले जाते। तो जब तौल पूरी हो जाती थी तो बाबा जी हमारे रहते थे, ये हर किसान करता था, तो उसको तराजू से उठाकर और दे दिया जाता था। क्यों और दे दिया जाता था? तो किसान का ये मानना था मुझे किसी का हिस्सा नहीं खाना है, थोड़ा हमारा ही ज्यादा चला जाए, उसका कम नहीं होना चाहिए। तो ये इंसाफ था, ये ईमानदारी था, ये न्याय था कि हमें किसी का हिस्सा नहीं खाना। अब समस्या पैदा हो गई, डीजल का दाम बढ़ गया, बिजली बराबर आ नहीं रही है, इनकम इतनी है नहीं, तो आदमी कटिया लगा करके खेत सींच रहा है कि नहीं सींच रहा है। फिर बिजली विभाग वाले परेशान करते हैं, फिर उनको पैसा देना पड़ता है। ये सारा सिस्टम ऊपर से बनाया गया। क्या ये नहीं हो सकता? जब हमारे फसल की कीमत सबसे कम दे रहे हो, हमारी महंगाई नहीं बढ़ा रहे हो, तो क्या हमारी सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकती? हम तो पूरे देश को खिला रहे हैं, और केवल देश को नहीं, आप हमारी पैदा की गई चीज विदेशों को भी निर्यात कर रहे हो, तो हम विदेशों को भी खिला रहे हैं। और आपका नाम भी, देश का नाम भी हो रहा है, फला देश से अनाज आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, मगर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो खेती करने वाले लोग थोड़ी। हमारे पास ज्यादा नहीं है। जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो कहते हैं ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तो उनको तो ऐसा लगता है कि जितना ये परेशान रहेंगे उतना ठीक रहेगा। उतना ठीक क्यों रहेगा? जब ये परेशान रहेंगे तो परेशानी से जूझते रहेंगे, और जब परेशानी से जूझते रहेंगे तो शासन सत्ता हमारे पास आसानी से रहेगी। अगर इनकी परेशानी का हल निकल गया तो फिर ये क्या सोचेंगे? अरे दिल्ली में हमारी सरकार होनी चाहिए, तो दिल्ली में हमारी सरकार होनी चाहिए, ये किसान मजदूर को नहीं सोचना चाहिए। तो किसान मजदूर को इतना ज्यादा परेशान कर दो कि वो अपनी परेशानी में ही परेशान है। फिर ऐलान कर दो कि 5 किलो राशन दिया जाएगा। तो मुफ्त फोबिया भी कायम कर दिया गया है भारत के लोगों को। मुफ्त फोबिया समझते हैं? कोई आदमी दिन भर मेहनत करे तो 500 रुपया कमाएगा, लेकिन अगर ऐलान हो जाए कि बाराबंकी जिला मुख्यालय पर, भाई आप लोग शांत हो जाओ थोड़ा देर, बाराबंकी जिला मुख्यालय पर फ्री में 200 की कोई चीज मिलने वाली है,
मतलब वो अपना मेहनत करता तो 500 घर लेके जाता, लेकिन उसके कान में आवाज पड़ गई कि 200 की कोई चीज बाराबंकी जिला मुख्यालय पर फ्री में मिलने वाली है, तो अपना काम छोड़ करके वो 200 की फ्री चीज के लिए दिन भर का टाइम खराब करेगा, दिन भर की लाइन लगाएगा। तो मुफ्त हो गई है। और इसका फायदा जो शासन करती जमात है, जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये उठा रहे। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? इसका कारण ये है कि लोगों को सही बात की जानकारी नहीं, लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। अगर अपने हक अधिकार के बारे में और सही बात की जानकारी हो जाए तो लोग सही बात के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, मगर ये जानकारी देगा। अब ये समस्या है। जानकारी का स्रोत क्या है? आप अखबार पढ़ो, आप टीवी देखो, यही तो जानकारी का स्रोत है। जानकारी कैसे मिलती है आदमी को? या तो अखबार पढ़ता तो जानकारी मिलती है। अब आजकल अनपढ़ आदमी जो अखबार नहीं पढ़ता वो टीवी देखकर जानकारी ले लेता है, क्योंकि उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है केवल, तो टीवी देखकर जानकारी ले लेता है। मगर ये दोनों क्या सही जानकारी दे रहे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई? कि भारत की जो कुल संपत्ति है उसमें लगभग 90% जो संपत्ति है वो ऊंची जातियों के पास है। क्या रिपोर्ट आई? भारत की जो कुल संपत्ति है, मान लो भारत के पास 100 रुपया अगर है तो 100 रुपया में 90 रुपया ऊंची जातियों के पास में, और 10 रुपया में ओबीसी भी है जिसकी आबादी 52% से ज्यादा है, एससी है जिसकी आबादी 15% से ज्यादा है, एसटी है जिसकी आबादी 7.5% से ज्यादा है। ये सब इसमें है 10%। जिनकी आबादी 90%, उनके पास संपत्ति कितना है? 10%। और जिनकी आबादी 10%, उनके पास संपत्ति कितना है? 90%। तो इसलिए कबीर साहब कहते थे कि जिनको बरसना चाहिए वो भीग रहे और जिनको भीगना चाहिए वो बरस रहे हैं। तो वो कहते थे कि मैंने देखा एक अजूबा, मुर्दा रोटी खाए और समझा इसे समझत नहीं। रास्ता निकाला कि इसका रास्ता ये है कि लोकतंत्र लागू किया जाए, लोकतंत्र लागू किया जाए, और जिसकी संख्या ज्यादा हो जाए, जिसके फेवर में ज्यादा लोग खड़े हो जाएं, वो शासन सत्ता चलाने के लिए उसको अधिकार दे दिया जाए। अब ये हो गया लोकतंत्र। अब ये ज्यादा संकट हो गया, ये ज्यादा संकट हो गया, क्योंकि इसमें एक एक आदमी को समझाना है, और जो राजतंत्र था एक एक को नहीं समझाना था। अरे 2, 4, 10 हजार 20 हजार को समझा लिया, उनकी फौज तैयार कर लिया, उनको ट्रेनिंग दे दिया, तो दूसरे राजा के ऊपर हमला कर दिया और उसको हराकर राजपाट हासिल कर लिया। और जब ये होता था तो हमारे पूर्वज राजा महाराजा रहते थे और पूरे देश पर कभी भी ब्राह्मणों का एक छत्र राज नहीं था। जब तक तीर तलवार तो बंदूक से राजपाट मिलता था तब तक नहीं था। लेकिन जब लोकतंत्र आया, अब लोकतंत्र है अच्छी व्यवस्था, लेकिन अगर आप अपने लोगों को नहीं समझा पाए तो ये फिर आपके लिए ही खराब व्यवस्था भी है। लोकतंत्र है अच्छी व्यवस्था क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, लोग हमारे ज्यादा हैं। अगर हम अपने लोगों को समझाकर अपने साथ खड़ा लेकर ले जाएं तो ये अच्छी व्यवस्था है। राजपाट आपके पास आ जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझा पाए, दुश्मन आपका समझा ले गया, तब आप अपने लोगों को नहीं समझा पाए और दुश्मन आपके लोगों को समझा ले गया, तब क्या होगा? उसका आ जाएगा। यही तो हो रहा आजादी के 75-77 साल से। लोग आपके समझा ले रहा दुश्मन, आप समझा नहीं पा रहे हो
और जब आप समझा नहीं पा रहे हो तो राजपाट कर रहा दुश्मन, फिर वो एक के बाद एक काम करता है, फिर हम चिल्लाते। तो इसलिए अब हम लोगों को अपने एक एक आदमी को समझाना है, अपने एक एक आदमी को समझाना है, तैयार करना है। इस लड़ाई के लिए जो लड़ाई तोप तलवार के बगैर होती है, इस लड़ाई के लिए तैयार करना है। बिना तोप तलवार वाली लड़ाई के लिए, बिना हथियार वाली लड़ाई के लिए एक एक आदमी को तैयार करना है। और एक एक आदमी कैसे तैयार हो? वो थोड़े ही आपके पास आने वाला है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। वो आपके पास नहीं आने वाला। अगर वो इतना समझदार होता तो उसकी समस्याएं ही क्यों होती? इसलिए वो नहीं आएगा आपके पास कि आप उसकी लड़ाई लड़ो। आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए चलो गांव की ओर अभियान हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं कि गांव में हम ही लोग जाएंगे। हम गांव के आदमी को नहीं बुलाएंगे, हम खुद ही गांव में जाएंगे। जब हम खुद ही गांव में जाएंगे तो गांव में हमारे लोगों को हम ही लोग समझाएंगे और उनको तैयार करेंगे। इस लड़ाई को जो बगैर हथियार के लड़ी जाएगी, इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनको तैयार करेंगे। और अगर मान लीजिए पूरे भारत से 6 लाख गांवों से अगर हम लोगों ने 50-50 आदमी तैयार कर लिए तो कितने आदमी हो गए? 3 करोड़ आदमी। 100 आदमी तैयार कर लिए तो कितने आदमी हो गए? 6 करोड़ हो गए। 200 आदमी तैयार कर लिए तो 12 करोड़ हो गए। 250 तैयार कर लिए तो 15 करोड़ हो गए। तो बहुत बड़ी लड़ाई बनाई जा सकती है। गांव की आबादी, एक जो बूथ होता है उस पर 1000 वोट होते हैं, लगभग 1000 वोट का बूथ होता है। तो अगर बूथ की ही समझ लो आप, बूथ से बड़ा गांव होता है। तो अगर आप बूथ समझ लो तो 1000 में से कितना तैयार करना है? ज्यादा ज्यादा 200 आदमी तैयार। 200 आदमी का आप तैयार करने का मतलब क्या समझते हैं? एक घर का अगर 5 आदमी का औसत माना जाए तो 40 घर। एक घर का अगर 5 आदमी का औसत माना जाए तो कितना घर तैयार करना है? एक गांव में केवल 40 घर तैयार करना है। बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किया जाए तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये किया जा सकता है। और अगर ये हो जाए तो जिनसे हम मुक्ति चाहते हैं उनसे मुक्ति हमको मिल जाएगी। तो ये काम अपने अपने इलाके में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको करना है। अगर ये काम हम लोग करें तो बहुत बड़ा संगठन पूरे देश भर में खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए ये चलो गांव की ओर अभियान चलाया जा रहा है कि गांव के लोगों को समझाया जाए। क्योंकि अगर आप नहीं समझाओगे, जो हमारा दुश्मन है, जैसे अभी मान लो जाति जनगणना का हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए, सही उठा रहा, लेकिन दुश्मन गांव में गया तब क्या कहा? दुश्मन जब गांव में जाएगा तो क्या कहे? देखो सब जाति पात बढ़ावा दे रहे। दुश्मन गांव में जाएगा तो हमारे ही आदमी को भड़का देगा। अभी संसद में क्या हुआ? जब जाति जनगणना का मुद्दा उठा तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति ही नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी को इशारा किया। अब राहुल गांधी तो कई बार जनेऊ दिखा चुके हैं, हम ब्राह्मण है। अब बीजेपी वाले नहीं मानते, ये अलग बात है। तो जनेऊ तो कई बार दिखा चुके हो। तो अखिलेश जी खड़े हो गए और अखिलेश जी ने कहा आप जाति कैसे पूछ सकते हो? आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो? तो मीडिया वाले तब से क्या चर्चा कर रहे हैं? जब ये लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, परगणक घर घर जाएगा गिनती करने वाला तो जाति ही पूछेगा। जब ये हर आदमी की जाति पूछने की बात कर रहे हैं तो संसद में इनकी जाति पूछ ली गई तो क्या आपत्ति हो गई? मतलब पूरे मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दिया
कि जाति जनगणना का फायदा क्या है, जाति जनगणना का नुकसान क्या है, ये मामला खत्म हो गया और मामला जाति पूछने पर और राहुल गांधी की जाति क्या है इस पर ला करके अटका दिया गया। तो हमारे मुद्दे को वो डाइवर्ट करने में माहिर है। अगर हम अपने लोगों को नहीं समझा कर रखेंगे गांव गांव, तो टीवी देखकर हमारे लोग दिशा भ्रमित हो जाएंगे, और दिशा भ्रमित हो जाते हैं तो दुश्मनों को फायदा हो जाता है, और बार बार हो रहा है, और बार बार वो हमारे मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। जाति जनगणना वो नहीं कर रहे हैं, आरोप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा? अरे अखिलेश ने सब यादवों को दे दिया, अरे मायावती ने सब चमारों को दे दिया, यही ना कह रहे हैं। अरे अखिलेश भी कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर यादव ज्यादा ले लिए होते तो जाति जनगणना होगी तो पोल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये बताइए। अगर एक एक जाति की जनगणना हो गई तो फिर क्या होगा? किस जाति के पास कितना क्या है सारा पोल खुल जाए, कितना नौकरी में है, कितना व्यापार में है, कितना खेती है, कितना किसानी है, सब कुछ हो जाएगा। किसके पास साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास कार है, एक एक चीज आ जाएगा सामने। तो बताइए, जब एक एक चीज सामने आ जाएगा, मान लो यादव लोग कब्जा किए हैं, तो यादव लोग जाति जनगणना की लड़ाई भी तो लड़ रहे हैं आगे बढ़कर। तो यादवों को क्यों नहीं डर लगता? कह रहे हो चमार ज्यादा ले लिए, चमार भी कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, वो भी नहीं डर रहे। न यादव डर रहे हैं, न चमार डर रहे हैं कि जाति जनगणना से हमारी पोल खुल जाएगी कि हमने ज्यादा ले लिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमने ज्यादा नहीं लिया है, इसलिए वो नहीं डर रहे। कौन डर रहा है? जिसने ज्यादा वास्तव में लिया है वो डर रहा है। 3.5% जो ब्राह्मण हैं वो 77 साल से ओबीसी की गिनती रोक कर रखे हुए हैं। आज से नहीं, 77 साल से रोक कर रखे हुए, जब से देश आजाद हुआ। गुलाम भारत में अंग्रेज जाति आधारित गिनती करते थे। अगर अंग्रेज करते थे, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, पंडित नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री 1946 में बिना चुनाव के बन गए, और 1931 तक अंग्रेजों ने गिनती किया, हर 10 साल में वो करते थे। 1941 में भी वो कर रहे थे, मगर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, उसमें अंग्रेज शामिल थे, तो इसलिए अंग्रेज वो गिनती नहीं कर पाए। 1941 के बाद 10 साल 1951 में आता है, जब देश आजाद हो चुका था, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब नेहरू जी को जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए थी। जब अंग्रेज कर रहे थे तो नेहरू जी को भी करनी चाहिए थी। जितना ये बात सही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उससे ज्यादा ये बात सही है भारत एक जाति प्रधान देश है। देखिए, 100% लोग कृषि नहीं करते, 100% लोग कृषि नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग कृषि करते हैं भारत में, लेकिन 100% नहीं करते। लेकिन भारत में 100% आदमी की जाति, 100% आदमी की कोई ना कोई जाति है, तो इसका मतलब यह है भारत जाति प्रधान देश है। और जब जाति प्रधान देश है, बीमारी लग गई, तो बीमारी जब लग गई, छुपाने से बीमारी खत्म हो जाएगी, तो उसको ठीक से जांच पड़ताल करके ठीक से इलाज करने पर ठीक हो, छुपाने से तो नहीं ठीक होगी। मान लो किसी को कैंसर हो जाए, अब पहले स्टेज में पता चल गया और डॉक्टर को बता नहीं रहा, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, तो मर जाएगा। बीमारी छुपाने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी छुपाने से बीमारी और बढ़ जाती है। अगर जाति की बीमारी भारत में लग गई है, छुपाने से नहीं ठीक होगी, इसको ठीक से जांच पड़ताल करके इसको ठीक करने से ठीक होगी। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं, जिनको धन रखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार दिया, जिनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, कानून बनाकर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया।
जिनको अपना कर्म कांड पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था उनको वो भी अधिकार दिया। तो कैसे दिया? उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बीमारी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जांच करता है। आप कहते हो हमको बुखार आ रहा, तो 2-3 जांच लिख देता, मलेरिया लिख देगा, टाइफाइड लिख देगा, डेंगू लिख देगा, 3-4 जांच लिख देगा। आप जांच कराओगे, जो बीमारी निकल करके सामने आएगी उसका इलाज डॉक्टर करेगा, उसके अनुसार दवा देगा। पहले इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, अनुमान के आधार पर देते थे दवा। लेकिन अब आप MBBS डॉक्टर के पास जाओगे, बिना जांच लिखे दवा नहीं देता है, वो जांच लिखता है फिर दवा देता है। तो ऐसे समाज में जाति की बीमारी। अब जाति की बीमारी में कुछ लोग बहुत पीछे हो गए, कुछ लोग थोड़ा उनसे ठीक हैं, कुछ लोग उनसे थोड़ा ठीक हैं, कुछ लोग उनसे थोड़ा ठीक हैं, कुछ लोग उनसे थोड़ा ठीक है। लेकिन 90% लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा ही कम ज्यादा में मामला अटका हुआ है। और कुछ लोग ही हैं जो सबका हड़प कर बैठे हुए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन थोड़ा ठीक है, कौन और ज्यादा खराब है, कौन और ज्यादा खराब है, कौन बहुत ज्यादा किसकी हिस्ट्री खराब है, और कौन ऐसा है जिसको कम की आवश्यकता है लेकिन बहुत ज्यादा लेकर बैठा हुआ? ये सारा कैसे पता चले? तो ये सारा पता करने के लिए जाति आधारित जनगणना करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं इससे जातिवाद बढ़ जाए। अरे भाई, जातिवाद काहे बढ़ जाए? काहे जातिवाद बढ़ जाएगा? शादी विवाह जाति देखकर होता है, होता कि नहीं होता? अब भाई एक लड़का दूसरी जाति की लड़की शादी कर ले, बवाल मच जाएगा, पूरी बिरादरी वाले बाइकाट कर देंगे। तो जातिवाद नहीं है, इससे ज्यादा कहीं बढ़ जाएगा। जितनी पार्टी टिकट देती है वो पहले पता लगा लेती उस लोकसभा विधानसभा में कौन सी बिरादरी ज्यादा है। अगर एक पार्टी ने पहले नंबर के ज्यादा संख्या वाले को दे दिया, दूसरी पार्टी दूसरे नंबर के ज्यादा संख्या वाले को दे देगी। ऐसा होता कि नहीं होता? तो जब सब काम जाति देखकर हो रहा है, इंटरव्यू देने जाओ, थ्योरी में लड़का टॉप कर जाएगा, और जब प्रैक्टिकल का नंबर आएगा तो जाति देखकर ब्राह्मण है तो सबसे ज्यादा नंबर, राजपूत है तो उससे थोड़ा कम नंबर, वैश्य है तो उससे थोड़ा कम नंबर, और ओबीसी है तो और थोड़ा कम नंबर, एससी है तो और थोड़ा कम नंबर, एसटी है तो और थोड़ा कम नंबर। ये भी जाति देखकर स्कूलों में भी हो रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज में ओबीसी का एक ही पद था, एक ही आदमी था। कहा ये सुटेबल ही नहीं, कहा ये सुटेबल ही नहीं। तो ये क्या देखकर हो रहा है? अरे पद भी ओबीसी का, आदमी भी ओबीसी का, तो सुटेबल किस बात का नहीं है? डिग्री है उसके पास, किस बात का सुटेबल नहीं है? तो ये भी जाति देखकर हो रहा है। जब देश में हर काम जाति देखकर हो रहा है, हमारा यादव, कुर्मी, कोयरी, मौर्य, गरड़िया, चमार, पासी, धोबी, खटिक का कोई आदमी संस्कृत से पीएचडी कर ले, करवा दे अपने बेटा बेटी की शादी, तो जान जाए पंडित ही आएंगे ना। तो वो भी तो जाति देखकर हो रहा है। अब इससे ज्यादा जातिवाद कहां बढ़ गया?